हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोग्रेशंस। और बच्चों, जैसा आप सबको पता है, अभी तक बेटा हमने लास्ट लेक्चर तक डिफरेंस मेथड अच्छे से कर लिया है, हमने एजीपी कर लिया है, हमने मिसलेनियस कांसेप्ट्स देख लिए हैं सिग्मा नोटेशन के, हमने एपी पूरा कर लिया है, हमने जीपी पूरा कर लिया है। आज के लेक्चर में बेटा मैं सबसे पहले तो आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर मान लीजिए आपको बेटा कोई भी डाउट आता है किसी भी होमवर्क के क्वेश्चन में, वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा सारे के सारे होमवर्क के सवालों को जरूर ईमानदारी से बनाइए, क्योंकि ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस सीरीज के बाहर बेटा एक भी सवाल तुम्हारे सामने नहीं जाने वाला। आप ये मान के चलो, जैसे जेईई मेंस का अगर पेपर हमारा होता है 25 सवाल आने हैं, जो अभी पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, तो 25 सवाल में बेटा एक या दो सवाल तुम्हारा प्रोग्रेशन एंड सीरीज का आएगा, मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो तुम अगर बेटा ये इतना बस, जितने भी अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर हुए हैं, जैसे आज मेरे ख्याल से 20th लेक्चर, तो जो 20 लेक्चर अभी तक हुए हैं और उसके बाद जो 2-4 लेक्चर्स और आएंगे एचपी के, अगर आप बेटा उतना बहुत ईमानदारी से देख लेते, तकरीबन मान लीजिए अगर 25 लेक्चर्स होते हैं, तो अगर आप ये 25 लेक्चर ईमानदारी से देख लेते हैं, अच्छे से एक एक सवाल का आप इसका कंसेप्ट समझ जाते हो, मैं आपको जितने होमवर्क के क्वेश्चन पोस्ट किया हूं, अगर आपने सिर्फ उतने भी बना लिए तो आपका एक सवाल तो फिक्स हो गया जेईई मेंस का। ऐसे करते करते बेटा हमको और क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ 25 सवाल तो बनाने हैं यार। 25 सवाल ही टोटल आने, 25 सवाल में तुमको बता दूंगा कैसे कैसे आने। एक या दो सवाल तो आप मान के चल लो, जितना आपने पढ़ा है बेटा उसमें से आएगा ही, है ना। प्रोग्रेशन में से एक या दो सवाल तो आएंगे ही। तो चलो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको होमवर्क के क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं एंड उसके बाद हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कुछ सवाल होमवर्क के हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। इन सारे के सारे सवालों को बेटा बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करना है और इनके सॉल्यूशन या इनके आंसर्स आपको बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। अपने साथ बेटा आपको ईमानदार रहना। अगर आपको कोई भी सवाल में थोड़ा सा भी डाउट आता है, या अगर अभी तक के पिछले लेक्चर्स के अगर आपको कोई भी सवाल में कोई भी डाउट है, जरूर बच्चों आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अदरवाइज आप चाहें तो बेटा आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं उसका बेटा डिटेल सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, सो दैट कि आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो पाए। ठीक है बेटा, तो अगर हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक बहुत आसान सी सीरीज है, बहुत आसान सी बेटा सीरीज है। अगर हमको एपी समझ में आया है तो एचपी समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे इमेजिन करो अगर मुझे बोला जाता है कि 10 टर्म्स एपी में, इमेजिन करो अगर मुझे बोला जाता है 10 टर्म्स एपी में है, तो ये 10 के 10 टर्म्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो एचपी में होगा। क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास 10 टर्म्स एपी में है तो इन सारे टर्म्स के जो रेसिप्रोकल होंगे वो किस में होंगे? एचपी में होंगे। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, मान लो अगर मेरे पास 10 टर्म्स एचपी में, मान लो अगर मेरे पास 10 टर्म्स एचपी में है तो उनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो किस में होंगे? एपी में होंगे। एज सिंपल एज दैट। तो एचपी को बेटा हमको कभी भी हमको एचपी को एचपी की तरह सॉल्व नहीं करना है, हमें हमेशा एचपी को एपी की तरह सॉल्व करना है, हमें हमेशा एचपी को एपी की तरह सॉल्व करना है। जैसे इमेजिन करो बेटा कि अगर मेरे पास दिया गया है कि एक एचपी है, या मान लेते चलो एक एपी है मेरे पास, जिसका पहला टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म या nth टर्म है मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत सिंपल सी जो चीज कही वो क्या कही कि अगर मेरे पास कुछ टर्म्स AP में दिए हुए हैं तो उनके रेसिप्रोकल किस में होंगे? HP में होंगे। व्हाट इट मींस इज कि अगर मुझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज देखनी है तो 1 बाय a प्लस d, 1 बाय a प्लस 2d एंड सो ऑन till 1 by a plus n minus 1 times d। ये सारे के सारे टर्म्स किस में होंगे? all these terms will be in HP। as simple as that। एकदम बेटा एकदम साधारण सी मैं आपको भाषा में बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास टर्म्स AP में दिए हुए हैं तो उसके रेसिप्रोकल टर्म्स HP में होते हैं, या अगर मेरे पास टर्म्स HP में दिए हुए हैं तो उसके रेसिप्रोकल वाले टर्म्स किस में होते हैं? AP में होते हैं। तो बेटा देखो, ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब इमेजिन करो बेटा, मान लो मेरे पास 3 टर्म्स A, B and C। इमेजिन करो अगर बेटा ये मेरे पास 3 टर्म्स है और ये HP में दिए हो। अगर ये 3 टर्म्स HP में दिए हुए, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर ये 3 टर्म्स मेरे पास HP में है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में होगा? AP में होगा।
व्हाट इट मींस इज कि अगर मुझे हमेशा HP को एज एन AP में सॉल्व करना है तो 1/A 1/B एंड 1/C, ये जो टर्म्स होंगे बेटा वो किस में होंगे? दीज टर्म्स विल बी इन AP। तो अगर ये बेटा टर्म्स AP में लिखे हुए हैं तो क्या इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं दैट 2/B विल बी इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। होता क्या है कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपने पास होता है किसमें? AP में। तो यहां से बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे LCM लेंगे तो नीचे AC आएगा, ऊपर आ जाएगा C प्लस A और यहाँ पे लिखा हुआ है 2/B, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/B। तो यहाँ से बेटा अगर दिस इंप्लाइज B की वैल्यू बोलो बेटा कितनी आ जाएगी? ये जो मिडिल वाला टर्म B की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बेटा 2AC अपॉन A प्लस। ये चीज अपने को ध्यान रखनी, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2AC अपॉन A प्लस। जैसे अगर मान लो बेटा ABC हमारे पास AP में होते थे तो 2B की वैल्यू A प्लस C होती थी या B की वैल्यू A प्लस C बाई 2 होती थी। अगर ABC बेटा GP में होते थे तो B स्क्वायर की वैल्यू AC के बराबर होती थी या B की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ AC के बराबर होती थी। सिमिलरली अगर ABC HP में है तो B विल बी इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। B विल बी इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। तो यहाँ से बेटा अब हम कुछ कंडीशंस निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो अगर बेटा ये तीन टर्म्स मेरे पास किस में थे? AP में थे। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ दैट 1/B minus 1/A should be equal to 1/B minus 1/A should be equal to 1/C minus 1/B, है ना? कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो 1/C minus 1/B, इसमें तो कोई डाउट आना नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ से अगर हम करेंगे तो देखो A minus B by AB should be equal to B minus C by BC, इसमें भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और हमें पता है कि चलो B को अगर हम मान लें कि B की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, है ना? B की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि अगर B 0 हुआ तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अगर बेटा B 0 हुआ तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये टर्म डिफाइंड ही नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो B से मैं B को कैंसिल आउट कर सकता हूँ बिकॉज़ B कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट A minus B divided by B minus C is actually equal to A by C. A minus B by B minus C is actually equal to A by C। अब यहाँ से बेटा आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। देखो A minus B by B minus C की वैल्यू यहाँ पे आती है A by C। अगर बेटा मेरे पास ABC HP में होते हैं तब, जब बेटा मेरे पास ABC HP में होते हैं तब। अब इमेजिन करो अगर ABC AP में होते, अगर ABC AP में होते बेटा तो B minus A should have been equal to C minus B। B माइनस A किसके बराबर होता? C माइनस B के बराबर होता। या यहाँ से अगर मान लो मैं दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई कर दूं तो A माइनस B किसके बराबर होता? B माइनस C के बराबर होता। A माइनस B किसके बराबर होता? B माइनस C के बराबर होता। तो यहाँ से बेटा देखो A माइनस B बाय B माइनस C की वैल्यू कितनी आ जाती? 1 आ जाती। A माइनस B बाय B माइनस C की वैल्यू कितनी आ जाती? 1 आ जाती। ये वाली कंडीशन कब होती? जब ये तीन टर्म्स AP में होते। जब तीन टर्म्स HP में होते हैं तो A minus B by B minus C की वैल्यू कितनी आ रही? A by C। अगर मान लो ये तीन टर्म्स GP में, अगर मान लो ABC बेटा GP में होते तो ध्यान से देखो, अगर ABC बेटा मेरे पास GP में होते तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? जैसे मान लो A minus B अपॉन B minus C। अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये बताओ किसके बराबर आ जाता है मेरे पास? A माइनस B को मैं क्या लिख सकता हूँ? A टाइम्स कॉमन रेशियो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय B को मैं लिख सकता हूँ A टाइम्स कॉमन रेशियो माइनस C को मैं लिख सकता हूँ A टाइम्स कॉमन रेशियो का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा A कॉमन आ गया 1 माइनस R डिवाइडेड बाय A R कॉमन आ गया 1 माइनस R और ये 1 माइनस R और ये 1 माइनस R कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास यहाँ से बोलो कितना है? यहाँ से अपने पास आ गया A बाय AR। और अगर मैं इन टर्म्स के रेशियो में बात करूँ तो A क्या था? A तो A था और AR क्या था? AR was actually B। AR was actually B। तो हमारे पास A minus B by B minus C की वैल्यू आ जाती है A by B। ये आ जाती है A by B। तो ये तब आता है जब ये GP में हो, ये तब आता है जब ये GP में होता है। तो आपके पास जो टर्म्स के डिफरेंस का रेशियो देखो A minus B by B minus C, ये A by C के बराबर होता है HP में। A minus B by B minus C AP अगर होगा तो 1 आएगा और A minus B by B minus C अगर GP होगा तो A upon B आएगा। ठीक है बेटा, तो देखो जस्ट टू गेट कंफर्टेबल विद जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन,
हम बेटा क्या करने वाले हैं, हम कुछ सरल सरल से बेटा इसके सवाल बनाएंगे। इसके सवाल एज सच बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आप बेटा एचपी को मेरी बात मानिए और एपी की तरह अगर आप सॉल्व करेंगे तो एचपी को सॉल्व करना कोई भी बड़ी बात नहीं। ठीक है, देखो आपको क्या लिखा गया, द थर्ड, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एचपी। मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं हमारे पास एक एचपी है, से A1 A2 A3 ऐसा करते हो an तक, है ना, n टर्म्स की अपने पास एक एचपी। तो अगर बेटा ये एचपी होगी तो इसका फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ टर्म क्या लिखा हुआ है, इफ द थर्ड, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म, थर्ड टर्म सिक्स्थ टर्म होगा A6, तो थर्ड टर्म इज 1/3, सिक्स्थ टर्म इज 1/5 एंड लास्ट टर्म इज 3/200। ये हमको दिया हुआ है, if the third term, sixth term and the last term of an HP is 1/3, 1/5 and 3/203, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैंने आपको क्या बताया, HP को बेटा कभी भी हम HP की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, HP को हम हमेशा कन्वर्ट कर देंगे AP में और उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, यही उसका तरीका होता है। ठीक है ना, तो देखो 1/A1, 1/A2, 1/A3, वैसे ही 1/A6 और वैसे ही 1/an, ये सारे के सारे टर्म्स किसमें होंगे, AP में होंगे। ठीक है ना, तो देखो A3 की अगर वैल्यू 1/3 थी तो ये वाला जो थर्ड टर्म होगा 1/A3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। A6 की वैल्यू अगर 1/5 थी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और an की वैल्यू अगर 3/203 थी तो लास्ट टर्म कितना आ जाएगा मेरे AP का, 203/3, लास्ट टर्म आ जाएगा 203/3। अब आपको बेटा एक चीज पता है, क्या आपको एक चीज पता है कि AP के टर्म्स के बीच में जो होता है कॉमन डिफरेंस, उसको मैं d मान सकता हूं। ठीक है ना, तो 1/A3, 1/A3, this can be written as 1/A1 plus 2d, 1/A1 plus 2d। सोच के ऐसा देखो बेटा, आप इसमें सोच के ऐसा देखो कि अगर मैं 1/A1 में d ऐड करूंगा तो मेरे पास 1/A2 आएगा, फिर जब मैं 1/A2 में बेटा d ऐड करूंगा तो 1/A3 आएगा, तो 1/A1 में अगर मैं 2d ऐड करूंगा तो 1/A3 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट। तो यहां से बेटा देखो 1/A3 जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/A3 की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू 1/A1 प्लस 2d। एक रिलेशन तो मेरे पास ये आ गया सीधा। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा आप ये समझो, देखो 1/A6 जो है, 1/A6 जो है, जो सिक्स्थ टर्म है, उसमें क्या आ जाएगा, 1/A1 प्लस 5d। 1/A6 will be equal to what, 1/A1 plus 5d। अभी तो आएगा सिक्स टर्म, भाई जब थर्ड टर्म था तो 2d आया, तो सिक्स टर्म में कितना आएगा, 5d आएगा। बहुत साधारण सी बात। तो यहां से देखो बेटा 1/A6 की वैल्यू है 5 एंड दिस इज इक्वल टू 1/A1 plus 5d, दिस इज इक्वल टू 1/A1 plus 5d। जैसे ही बेटा मेरे पास ये चीज आई, अब आप ध्यान से देखो, suppose this to be equation 1 and this to be equation 2 and if I subtract 1 from 2, अगर मैं equation 2 minus equation 1 बोलूं तो बोलो क्या आएगा, इसमें से बेटा जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 5 में से 3 गया तो बचा 2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये 1/A1 और ये वाला 1/A1 कैंसिल आउट, 5d में से 2d गया बचा 3d, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2/3, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2/3। अब आपके पास बेटा यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है 1/an, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट 1/an will be equal to 1/A1 the first term plus n minus 1 times common difference। ठीक है ना, अच्छा 1/A1, अभी अपने को बेटा 1/A1 निकालना बचा हुआ है। देखो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बेटा 2/3 आई थी, अगर मैं उसको यहाँ पर पुट कर दूं तो I will have 3 is equal to 1/A1 plus 2 times d, d की वैल्यू 2/3 है तो 2 times 2/3 आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 4/3। तो यहाँ से बेटा देखो, अच्छा ये वाले 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर पे 3 है। तो 1/A1 की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस 1/A1 will be equal to 9/3 minus 4/3 which comes out to be 5/3। 1/A1 comes out to be 5/3। जैसे बेटा इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो देखो 1/an की वैल्यू मुझे पता है 203/3 and this is equal to 1/A1, this is 5/3 plus n minus 1 times common difference came out to be 2/3। तो क्या बेटा मैं यहाँ पे ये बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि ये वाला 3, ये 3 और ये वाला 3 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इन दोनों में से 1/3 कॉमन आएगा और इससे कट जाएगा। अच्छा यहाँ से बेटा आप ये देखो दैट 203 is equal to 5 plus 2n minus 2। ठीक है ना,
5 माइनस 2 बोलो कितना होता है, 5 माइनस 2 होता है 3, और ये वाला 3 जब इधर आएगा तो 203 में से 3 गया तो बचा कितना 200, एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2n, सो n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 100। मतलब कि बेटा ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन मुझे दिया हुआ है जिसका nth टर्म 3/203 बोल रहा था, उस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 100। अगेन बेटा देखो प्रैक्टिस के लिए एक सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। एक चीज मैं आपको बेटा हमेशा बता दूं, कभी बेटा किसी भी भले आसान सवाल हो मुश्किल सवाल हो, कभी बेटा सवाल को हल्के में अपने को नहीं लेना है। हर सवाल को बेटा बहुत ढंग से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तभी कंसेप्चुअली हम स्ट्रांग हो पाएंगे। कई सारे बच्चे बेटा गलती क्या करते हैं, एचपी को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि यार ठीक है एपी बना के सॉल्व कर लेंगे ना, क्या हो गया। लेकिन कई बार एचपी में गलती हो जाती है, तो थोड़ी बहुत अपने को एचपी की भी प्रैक्टिस उस तरीके से ही करनी है जिस तरीके से हमने एपी, जीपी, एजीपी, डिफरेंस मेथड की सीरीज इन सब की प्रैक्टिस की थी। थोड़ी बहुत बेटा प्रैक्टिस हमको एचपी की भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। तो चलो यहाँ पे बेटा हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो mth टर्म है इट इज इक्वल टू n। तो मान लेते हैं एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म t1 है, दूसरा टर्म t2 है, तीसरा टर्म t3 है, ऐसा करके बीच में कोई mth टर्म होगा, फिर वैसे ही कोई एक nth टर्म होगा, और फिर वैसे ही कोई एक m प्लस nth टर्म होगा। ठीक है ना, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसमें कोई mth टर्म होगा, फिर कोई nth टर्म होगा, फिर कोई m प्लस nth भी टर्म होगा। अब हमें क्या पता है बेटा कि सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। मतलब कि जब मैं इसको AP में बनाऊंगा, सो आई कैन से दैट 1/T1 then 1/T2 then 1/T3 and so on till 1/Tm and so on till 1/Tn and so on till 1/Tm plus n। ये सारे के सारे टर्म्स किस में होंगे, AP में होंगे। These all terms will be in arithmetic progression। इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस होगा, है ना, इनमें कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस होगा, मान लेते हैं उसको D। अब बेटा देखो nth टर्म मेरे पास m दिया हुआ था, nth टर्म m दिया हुआ था और mth टर्म n दिया हुआ था। दिस mth टर्म वाज इक्वल टू n। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट 1/Tm इज 1/n and this nth term was equal to m, so I can say that 1/Tn will be equal to 1/n। ये चीज बेटा मैं बोल सकता हूं बहुत आसानी से। ठीक है ना, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी मुझे वैल्यू नहीं बतानी है, प्रूव करके कि वो आएगा। अब यहां से बेटा आप देखो बहुत सिंपली कि अगर मान लेते हैं हम बेटा कॉमन डिफरेंस d, अगर मान लेते हैं बेटा हम कॉमन डिफरेंस d है, तो आई कैन से दैट 1/Tm will be equal to 1/Tm will be equal to 1/T1 plus m minus 1 times common difference। ये बोला जा सकता है that 1/Tm will be equal to, ये सारे टर्म्स AP में, ये सारे टर्म्स AP में, तो an is equals to a plus n minus 1 into d, है ना। तो यहाँ से अपने पास बोलो कितना आ जाएगा। फिलहाल के लिए चलो अपन ये वाले रिलेशन को अलग रहने देते हैं, फिलहाल के लिए अपन ये वाले रिलेशन को अलग रहने देते हैं। अच्छा मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1/Tn will be equal to 1/T1 plus 1/T1 plus कितना आ जाएगा बोलो m। अगर यहाँ पे टोटल n टर्म्स है तो ये आ जाएगा n minus 1 into d, ये आ जाएगा n minus 1 into d। अब इसमें बेटा देखो जो चेंज अपने को करना है, हमें क्या दिया हुआ है 1/Tm की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है 1/n दी हुई है, 1/Tm की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है 1/n दी हुई है, मतलब मैं यहाँ पे इसको n लिख सकता हूँ। और 1/Tm की वैल्यू मुझे क्या, सॉरी 1/Tn की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है 1/n। तो ये मुझे 1/Tn लिखा बेटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/m लिख सकते हैं, इसको अपन 1/m लिख सकते हैं। जैसे बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा, इमेजिन करो अगर फिलहाल के लिए मैं आपको बोल दूं कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, और मैं तुम्हें बोलता हूं सब्ट्रैक्ट कर, मैं तुम्हें बोलता हूं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखते हैं क्या आता है। तो यहां से बताओ बेटा क्या आ जाएगा 1/n minus 1/m should be equal to 1/n minus 1/n should be equal to, ये 1/T1 और ये वाला 1/T1 तो कटेगा। अच्छा यहां पर बोलो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस के अंदर देखो m minus 1 और माइनस क्या करेंगे -n plus 1। जब आप बेटा नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये n के आगे तो माइनस साइन आएगा, लेकिन 1 के आगे प्लस साइन हो जाएगा जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा -n plus 1। और कॉमन डिफरेंस बाहर ले लिया था मैंने, ठीक है ना। तो ये -1 और +1 तो बेटा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे भी अगर मैं एलसीएम लूंगा तो m minus n by mn is equals to d times m minus n, ठीक है ना।
तो या तो बेटा हम ये बोल दें कि m और n बराबर है ना, अगर m माइनस n को मान लो मैं 0 बोलता हूँ तो या तो मैं ये बोल दूं कि m और n बराबर है, लेकिन मुझे पता है m और n इक्वल तो हो नहीं सकता, तो ये तो बेटा हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया 1/mn, कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया 1/mn। अब बेटा हमें बोला जा रहा है क्या कि आप प्रूफ करो कि m प्लस nth जो टर्म होगा इस hp का वो कितना आएगा mn/m+n। तो अगर बेटा मेरे को निकालना है 1 बाय, यहाँ पे कर लेते हैं 1/tm+n, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/t1 फर्स्ट टर्म प्लस m+n-1 टाइम्स d, यही चीज आएगी। अच्छा अपने पास बेटा क्योंकि d की वैल्यू आ गई है तो हम क्या कर सकते हैं, इस d की वैल्यू को अगर बेटा मैं इक्वेशन में पुट कर दूं, अगर मान लो मैं d की जगह रख देता हूं 1/mn, d की जगह मैं मान लेता हूं अगर रख देता हूं 1/mn, तो मेरे पास बताओ बेटा 1/t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/t1 विल बी इक्वल टू 1/n माइनस m-1/m-1/mn, यही आएगा। एलसीएम के लिए मैं बोल सकता हूं कि mn एलसीएम आएगा, तो ये m यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी कर दिया, और यहां से बेटा देखो डिनोमिनेटर में तो mn आ गया और ऊपर आ गया m माइनस m+1 एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/mn। जो मेरे पास 1/t1 आया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/mn। तो ये वाला बेटा देखो जो 1/t1 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/mn लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस की बोलो वैल्यू कितनी थी 1/mn, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी 1/mn। तो यहां से बेटा अपने पास 1/m+nth टर्म जो है दैट इज इक्वल टू कॉमन, अपने पास दोनों का बेस सेम है तो mn मैंने बाहर लिख लिया, ऊपर आ जाएगा 1+m+n-1, तो ये 1 और -1 कैंसिल आउट। तो यहां से बेटा अपने पास दिस कम्स आउट टू बी m+n/mn, या अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो tm+n या m+nth टर्म ऑफ द hp विल बी इक्वल टू mn/m+n, mn/m+n जो बेटा मुझको लेकर के आना था। आसान सा सवाल था, आपसे ऐसे भी बन जाता, लेकिन थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ तभी हमें आ पाएगा। ठीक है बच्चों, देखो अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है गिवन ABC आर इन HP, फाइंड द वैल्यू ऑफ B + A by B - A plus B + C by B - C। अब इस सवाल को बेटा देखो जब आपको सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेटा आप आंख बंद करके ऐसे ही निकल जाओगे तो ये सवाल होना थोड़ा सा मुश्किल है ना। यहाँ पर बेटा देखो आपको क्या लिखा गया कि A, B और C ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। A, B और C अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बेटा दिए हुए हैं तो आप मुझको सिंपल सी एक चीज बताओ कि ABC अगर HP में होते हैं तो उनमें रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है बेटा दैट्स B, दिस B इज इक्वल टू 2AC by A+C। अभी बेटा ये हमने डिराइव किया था कि अगर ABC HP में होते हैं तो B की वैल्यू क्या होती है 2AC upon A+C। अब अगर बेटा B की वैल्यू होती है 2AC upon A+C, तो यहां से आप मुझको बताओ कि B by A की वैल्यू क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2C by A+C होगा, ऐसा बोला जा सकता है। दिस B by A will be equal to 2C by A+C, फिलहाल के लिए बोल सकते हैं। अच्छा B by C बोलो कितना होगा, अगर मैं B by C निकाल रहा होता तो ये आ जाता 2A by A+C। B by C अगर मैं निकाल रहा होता तो ये आ जाता 2A by A+C। अब ये करने की कोई खास वजह, तो मैं बोलूंगा क्या खास वजह है। याद करो बेटा मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था विच इज नोन एज कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। याद करो पिछले कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी बीच लेक्चर में कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो बेटा पिछले लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करिए, उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल के हिसाब से होता क्या है कि अगर B by A की वैल्यू ये है तो B plus A by B minus A, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये यही लिखा हुआ है B plus A by B minus A। तो बोलो B plus A by B minus A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2C plus A plus C by 2C minus A plus। जब भी हम माइनस करते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा बेटा अपने पास 3C plus A by 2C में से C गया तो C minus A, ये चीज अपने पास है। अच्छा यहां पर भी अगर बेटा मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा देता हूं तो देखो B plus C by B minus C, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 2A plus A plus C डिवाइडेड बाय 2A minus A plus। ये आ जाएगा अपने पास कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाने पर। और
यहां से देखो बेटा b प्लस सी बाई बी माइनस यही लिखा हुआ, इसकी वैल्यू आ जाती है 3a प्लस सी बाय a माइनस 3a प्लस सी बाय a माइनस सी। अब आप देखो बेटा आपको क्या करना है, आपको b प्लस a बाय b माइनस a में ऐड करना है b प्लस सी बाय b माइनस सी, ये दोनों चीजों को ऐड करना है। तो अगर ये दोनों चीजों को बेटा मुझे ऐड करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं दैट 3c प्लस a बाय c माइनस a शुड बी एडेड विथ कितना 3a प्लस c बाय a माइनस, इससे ऐड होना चाहिए। और एक चीज बेटा आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर c माइनस a लिखा हुआ है, यहाँ पर a माइनस c लिखा हुआ है। मतलब कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि बेटा -1 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ऐसा हो जाएगा, जब मैं -1 से डिनोमिनेटर को बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये c माइनस a आ जाएगा, और ये भी c माइनस a लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और जैसे बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर जो कॉमन है वो तो c माइनस a ही है, न्यूमरेटर आ जाएगा बेटा 3c प्लस a माइनस 3a और माइनस, और बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये आ जाएगा 3c में से c गया तो 2c बचा, a में से 3a गया तो माइनस 2a बचा, और डिनोमिनेटर में c माइनस a मेरे सामने लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पर बताओ दोनों में से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर आएगा c माइनस a और यहाँ पर भी आएगा c माइनस a, कैंसिल आउट ये हो गया और आंसर आ गया मेरे पास 2। आंसर आ गया मेरे पास 2, मतलब इस पूरे का जो आंसर है वो कितना है, इट इज नथिंग बट 2। ठीक है बच्चों, हम एक सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद हम हार्मोनिक मीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा अपने पास सवाल में लिखा हुआ है कि इफ या गिवन a1 a2 a3 एंड सो ऑन आर इन hp, है ना, ये सारे के सारे टर्म्स अगर hp में हैं तो हमें ये वाली चीज प्रूव करनी। अगेन जो बेटा शुरुआत होगी वो अपने को वैसे ही रखने की, अगर टर्म्स हमारे पास hp में दिए हुए हैं इसका मतलब उसके रेसिप्रोकल किस में होंगे, ap में होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं दैट 1/a1 1/a2 1/a3 ऐसा करते करते तक 1/an, ये सारे के सारे टर्म्स किस में होंगे, ap में होंगे, ये सारे के सारे टर्म्स ap में होंगे। अच्छा बेटा अगर ये सारे के सारे टर्म्स AP में है तो आप मुझको एक बात बताओ कि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ। क्या यहाँ से बेटा ये लिखा जा सकता है दैट 1/a2 minus 1/a1 will be equal to 1/a3 minus 1/a2 will be equal to 1/a4 minus 1/a3 and so on should be equal to 1/an minus 1/an minus 1। ये वाली चीज हम लिख सकते हैं। ये सारे का जो बेटा डिफरेंस होगा दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉमन डिफरेंस, है ना, क्योंकि हमें पता है कि एपी में बेटा जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं तो बाद वाले टर्म में से जब मैं पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो बचता है वो क्या होता है, स्मॉल डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहां से बेटा देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट 1/a2 minus 1/a1 will be equal to d, क्या बोल सकते हैं 1/a2 minus 1/a1 will be equal to d। और यहां से बेटा क्या लिखा जा सकता है दैट a1 minus a2 by a1 a2 will be equal to d, a1 minus a2 by a1 a2 will be equal to d। तो आप बेटा मुझको एक चीज बताओ, कि अगर ये रिलेशन मेरे पास आ गए, या ऐसा अपन करते हैं, या अपन बेटा ऐसा करते हैं कि अपन एक एक करके सारे के सारे डिफरेंसेस को लिख लेते हैं, है ना। यहां से देखो अपने पास क्या आ जाएगा दैट a1 minus a2 will be equal to d times a1 a2, ऐसा लिख लेते हैं a1 minus a2 will be equal to d times a1 a2। ये क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चलेगा, अब इसके बाद बेटा मुझको ये बताओ दैट 1/a3 minus 1/a2 will also be equal to d, 1/a3 minus 1/a2 will also be equal to d। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा a2 minus a3 by a2 into a3 will be equal to d, या मैं क्या बोल सकता हूं दैट a2 minus a3 will be equal to d times a2 a3, ऐसा बोला जा सकता है। और इसी लॉजिक से बेटा जब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये वाला ले ले पॉइंट, तो यहां से अपने पास बोलो क्या आ जाएगा दैट an minus 1 minus an divided by an times an minus 1 will be equal to d, या यहां से हम बोल सकते हैं दैट an minus 1 minus an will be equal to d times an minus 1। ये चीज बेटा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इमेजिन करो बेटा अगर मैं जोड़ दूं, अगर बेटा मैं इनको जोड़ते जाऊं सारे के सारे इक्वेशंस को, अगर मान लो बेटा मैं जोड़ते जाऊंगा, ठीक है ना, मैंने सब तो लिखे नहीं है यहाँ पर, बट इन केस मान लो अगर मैं सारे इक्वेशंस को ऐड करते जाऊंगा तो देखो a1
माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3, और इस तरीके से बेटा जब ये चलेगा, जब इस तरीके से चलेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। देखो A1 माइनस A2 की वैल्यू D टाइम्स A1 A2 आई है, इसके बाद A2 माइनस A3 की वैल्यू D टाइम्स A2 A3 आई है। वैसे ही बेटा अगर मेरे पास A3 माइनस A4 होता तो इसकी वैल्यू D टाइम्स A3 A4 आती, और इस लॉजिक से हम आगे बढ़ रहे हैं तो an माइनस 1 माइनस an, इसकी वैल्यू आ गई है D टाइम्स an इंटू an माइनस 1, ये चीज आ गई, ठीक है ना। अब जैसे ही बेटा आप इन सबको जोड़ोगे तो देखो ये A2 माइनस A2 A3 माइनस A3 ये इस तरीके से कटता जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स बेटा कटते जाएंगे और मेरे पास यहाँ पर A1 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस an बच जाएगा। मैंने यही क्यों किया, मैंने इसी फॉर्मेट में क्यों जमाया, क्योंकि यहाँ पर देखो A1 A2 A2 A3 इस तरीके से मुझको लेके आना है, और मुझे बेटा ये दिखाई देता है कि इन सब में से D कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर A1 A2 A2 A3 A3 A4 इस तरीके से बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर वो चीज ऑब्जर्व कर ली थी जब मैं लिख रहा था। इसलिए बेटा हमको हर सवाल में हमको ये देखने की कोशिश करनी है कि हम क्या सीख सकते हैं, वो कौन से बारीक स्टेप्स है जो हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहां से बेटा आप अपन लिख लेते हैं दैट A1 माइनस an शुड बी इक्वल टू, जब मैं सबको जोड़ूंगा तो A1 माइनस an शुड बी इक्वल टू D टाइम्स A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, और ऐसा करते हुए कहां तक, ऐसा करते हुए an माइनस 1 an, ऐसा करते हुए an माइनस 1 an, और D इनके बाहर आ गए। अब बेटा देखो फाइनल आंसर में ये वाली पूरी चीज तो मैंने जनरेट कर ली यहाँ पे, लेकिन ये D एक्स्ट्रा दिख रहा है जो मेरे को कहीं पे और नहीं दिख रहा था। मतलब कि क्या है, मुझको D की वैल्यू को बेटा हटाना पड़ेगा, अच्छा D को हटाया कैसे जा सकता है, यहाँ पर अगर बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, अगर बेटा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और यहाँ पे देखो मुझे A1 वाला भी टर्म दिख रहा है, an वाला भी टर्म दिख रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट 1 by an should be equal to 1 by A1 plus n minus 1 times D, ये लिखा जा सकता है। सारे के सारे टर्म्स AP में, तो 1 by an will be equal to 1 by A1 plus n minus 1 times D, या बेटा हम लिख सकते हैं that 1 by an minus 1 by A1 will be equal to n minus 1 times D, या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ that A1 minus an by A1 into an will be equal to n minus 1 times D, या D को बेटा बोलो क्या बोला जा सकता है, this common difference D will be nothing but this thing A1 minus an by n minus 1 times A1 into an, ठीक है। तो अगर बेटा इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो D की जगह मैंने क्या लिखना है, D की जगह बेटा मैंने यहाँ पर लिखना है A1 minus an, है ना। D की जगह मेरे को लिखना है बेटा A1 minus an और डिवाइडेड बाय n minus 1 times A1 into an, ये चीज मुझे लिखनी है। यहाँ पर देखो बेटा ये LHS में भी A1 minus an है, RHS में मैंने A1 minus an लिखा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से बेटा ये वाली जो पूरी चीज थी बताओ किसके बराबर आ गई, n minus 1 times A1 an के बराबर आ गई, ये n minus 1 times A1 an के बराबर आ गई, ये वाली पूरी की पूरी चीज जो यहाँ पर लिखी हुई थी। तो बेटा ये अपना यहाँ पूरा का पूरा प्रूफ हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम हार्मोनिक मीन का कांसेप्ट देखें तो देखो हार्मोनिक मीन भी सिमिलर है जैसा AM और GM था, जैसा AM और GM था वही है बेटा हार्मोनिक मीन भी बिल्कुल वैसा ही है कि if 3 or more than 3 terms are in HP then all the numbers lying between the first and the last term are called the harmonical means between them। जैसा हमने पढ़ा है AP और GP में भी हमने यही पढ़ा कि अगर पहले और आखिरी वाले टर्म के बीच में जितने नंबर होंगे वो सारे उसके या तो AM होंगे या उसके GM होंगे। अगर सीरीज AP में तो AM होंगे, सीरीज GP में तो GM होंगे। वैसे अगर सीरीज HP में है तो वो क्या होंगे, HM होंगे, हार्मोनिकल मीन्स होंगे। तो बोलने का क्या मतलब है दैट इफ A, H and B, if these three terms are in HP, if A, H and B, if these three terms are in HP, तो हम बोल सकते हैं that 1 by A, 1 by H and 1 by B will be in AP। सॉल्व करने का तो बेटा तरीका यही है, 1 by A, 1 by H and 1 by B will be in AP। और अगर बेटा ये टर्म्स हमारे पास AP में आ रहे हैं तो आई कैन से दैट 2 by H should be equal to 1 by A plus 1 by B, और आई कैन राइट इट एज 2 by H is equals to A plus B by AB, A plus B by AB। या बेटा यहाँ से अगर हम H की वैल्यू निकाल लें तो इट विल कम आउट टू बी 2AB by A plus B। This H will be equal to 2AB by A plus B, ठीक है। ये हार्मोनिकल मीन का फॉर्मूला होता है।
तो अभी तक हमने AM में क्या पढ़ा था, अरिथमेटिकल बेटा जो मीन होता है वो होता है a + b/2, ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है दैट इज b² = ac या b ± √ac। और यहाँ पर अपने पास अगर हम हार्मोनिकल मीन की बात करें a और b के बीच का तो वो आ जाएगा 2ab/a+b। ये चीज हमने अभी पहले भी देखी, ठीक है। अब इमेजिन करो बेटा, अगर मैं बोलता हूं कि ये a और b दो टर्म्स के बीच, इन दो टर्म्स के बीच में बेटा मैं h1 h2 h3 ऐसा करके n हार्मोनिकल मीन्स इंसर्ट कर दिया। ऐसा करके मैंने क्या किया, n हार्मोनिकल मीन्स इंसर्ट कर दी। अब इसमें भी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होती होगी भाई, हमने AM वाले में भी देखा था, हमने GM वाले में भी देखा था, है ना। आप उस प्रॉपर्टी को जरूर एक बार देख लेना कि क्या प्रॉपर्टी आती थी कि n अरिथमेटिक मीन्स का सम क्या होता था, n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट क्या होता था, ये वाली चीज एक बार आप देख लेना। अगर हम बेटा यहाँ पर बात करें हार्मोनिकल मीन्स की, अगर हम इसकी बात करें तो देखो बहुत एक सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है कि 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 ऐसा करते करते 1/hn and 1/b, ये सारे के सारे टर्म्स किसमें होंगे, ऑल दीस टर्म्स विल बी इन AP। और अगर बेटा ये सारे के सारे टर्म्स मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं, अगर ये सारे के सारे टर्म्स बेटा मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये सारे के सारे टर्म्स AP में हैं तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, हमने बेटा एक कंडीशन पढ़ी थी कि अभी देखो ये 1/h1 विल वर्क एज अरिथमेटिक 1, this 1/h2 will work as arithmetic 2, arithmetic mean 2, 1/h3 will work as arithmetic mean 3, ऐसा करते हुए 1/hn will work as arithmetic mean n, ठीक है ना। तो हमने क्या प्रॉपर्टी बेटा पढ़ी थी, आप याद करो, हमने बेटा प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि if n arithmetic means are inserted, if n arithmetic means are inserted between two numbers, तो क्या होता था कि sum of the n arithmetic means, मतलब sum of these n arithmetic means, बोलो ये किसके बराबर होता था बेटा, sum of these n arithmetic means was equal to n times a single arithmetic mean inserted between the two numbers, n times a single arithmetic mean inserted between the two numbers। तो बोलो ये जो दोनों नंबर्स हैं उनमें सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो 1/a plus 1/b/2, यही चीज आनी चाहिए, n times a single arithmetic mean inserted between the two numbers। तो जैसे बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखो, ये n आ गया, ये by2 मैंने बाहर निकाल लिया, और 1/a plus 1/b को क्या मैं a plus b/ab ऐसा लिख सकता हूँ, a plus b/ab लिख सकता हूँ क्या। और आप मुझको बेटा ये बताओ कि ये 2ab/a plus b, ये जो 2ab/a plus b था वो होता क्या, this 2ab/a plus b was nothing but a single harmonic mean, this 2ab/a plus b was nothing but a single harmonic mean inserted between the two numbers। तो हमारे पास बेटा हमने जो प्रॉपर्टी एक पढ़ ली, वो क्या पढ़ ली कि जो बेटा अपने पास n अरिथमेटिक मीन्स होते हैं, n अरिथमेटिक मीन्स का सम किसके बराबर होता था, n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन के बराबर होता था। और अगर मैं उसको हार्मोनिक मीन वाले में कंपेयर करूं तो मैं क्या बोलूंगा, दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ n हार्मोनिक मीन्स, sum of the reciprocals of n harmonic means between two numbers a and b is equal to n times the reciprocal of a single harmonic mean inserted between the two numbers a and b। क्या बोला मैंने कि sum of the reciprocals of n harmonic means is equal to n times the reciprocal of a single harmonic mean inserted between the two numbers a and b। ये अपनी बेटा प्रॉपर्टी है, इसे आप जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो अभी आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है बिल्कुल वही उसी प्रॉपर्टी पे ये बेस्ड है। सवाल लिखा है between 1 and 1/100 if 100 hns are inserted then summation I equals to 1 से 100 1/hi equals। अब अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम बेटा वापस क्या करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से एक बार चलते हैं और देखते हैं कि हमने एक्चुअली पढ़ा क्या। हमने बेटा देखो ये पढ़ा है कि अगर मेरे पास दो नंबर्स बोलो कौन कौन से हैं, 1 और 1/100, और अगर इसके बीच में 100 hns को इंसर्ट किया, मतलब कि हार्मोनिक 1 हार्मोनिक मीन 2 हार्मोनिक मीन 3 ऐसा करते करते हार्मोनिक मीन 100 तक आपने इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर बेटा ये सारे के सारे टर्म्स HP में हैं
तो इनके रेसिप्रोकल्स एपी में होंगे। इसका मतलब कि 1/h1, 1/h2, 1/h3 so on till 1/h100, 100 इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो किस में होंगे? एपी में होंगे। तो ये सारे के सारे टर्म्स किस में? एपी में। और मुझे क्या चीज बेटा पता है? मुझे क्या चीज पता है कि अगर ये सब एपी में है तो ये बीच के जितने नंबर्स हैं ऑल दीज आर 100 अरिथमेटिक मीन्स, ऑल दीज आर 100 अरिथमेटिक मीन्स। तो हमें प्रॉपर्टी क्या पता है? हमें बेटा प्रॉपर्टी पता है दैट सम ऑफ n arithmetic means between a and b is equal to n times a single arithmetic mean between a and b, n times a single arithmetic mean between a and b, ये प्रॉपर्टी होती। तो अगर ये मेरे पास बेटा ये अगर मेरे पास 100 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड है तो इन सब का सम मतलब 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 ऐसा करते करते 1/h100 तक इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा? 100 into a single arithmetic mean between the first and the last number, तो 1 plus 100 by 2 यही होना चाहिए, है ना? इसका मतलब क्या आ गया? 2 से 100 कटा, यहाँ 50 आया तो आंसर आ गया 50 multiplied by 101 which is nothing but 5050. This comes out to be 5050, as simple as that. अब ये तो हमने अपने नॉर्मल अप्रोच से किया अगर हमको प्रॉपर्टी नहीं पता होती तब, लेकिन अभी यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? H1, H2, H3 ये सब क्या हार्मोनिक मीन है। तो मुझे क्या पता था? मुझे ये पता था बेटा कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द हार्मोनिक मीन, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द हार्मोनिक मीन मतलब 1/h1, 1/h2, 1/h3 ऐसा करते करते 1/h100 तक इन सब का सम कितना होता है? अभी हमने देखा था दिस इज इक्वल टू n टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल हार्मोनिक मीन। तो 100 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ, नीचे क्या आता था? सिंगल हार्मोनिक मीन आता था, मतलब 2 into AB by A plus B, 2 into AB by A plus B। A क्या है? 1 है, B क्या है? 1/100। तो 2 into 1 into 1/100, 2 into AB by A plus B। तो A plus B अगर मुझे लिखना है तो 1 plus 1/100। ये चीज मेरे पास आनी चाहिए। जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ से बेटा आप बहुत सिंपली ये देख सकते हैं, ये 2 है, 100 है तो नीचे 50 आ गया, ये 50 घूम के ऊपर जाएगा तो 50 into 100 और मल्टीप्लाई में क्या है? 1 plus 1/100 तो आ जाएगा 101/100 और ये नीचे तो पूरा का पूरा 1 हो चुका है क्योंकि 50 घूम के ऊपर जा चुका है। तो 100 से 100 कट गया, 50 into 101 अगेन 5050। आप बेटा ऐसे करो, आप ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी अगर याद है बहुत अच्छी बात, प्रॉपर्टी अगर नहीं याद है तब भी हम कंसेप्चुअली सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए बेटा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं आपको एक एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि अगर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तो चाहे कैसा भी सवाल आए आप कभी भी अटक नहीं सकते उसमें। सो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे सामने लिखा हुआ है इफ बिटवीन 1 and 1/31 देयर आर n हार्मोनिक मीन्स एंड द रेशियो ऑफ द 7th and the n-1th हार्मोनिक मीन इज 9:5 देन द वैल्यू ऑफ n इज। ये हमारे सामने सवाल है। मतलब क्या दिया हुआ है कि 1 और 1/31 के बीच में, 1 और 1/31 के बीच में हमने क्या किया? हमने n हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया, मतलब कि H1, H2, H3 ऐसा करते करते n हार्मोनिक मीन्स को हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब आपको बेटा इसमें क्या बोला जा रहा है? अगर बेटा ये सारे के सारे टर्म्स HP में, अगर ये सारे के सारे टर्म्स HP में है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि इसके रेसिप्रोकल जो होंगे वो AP में होंगे। दैट इज A 1/h1, 1/h2, 1/h3, 1/hn and 31. All these terms are in AP. These terms were in HP. ठीक है ना? और ये सारे के सारे टर्म्स AP में। अब लिखा हुआ है ये अगर n हार्मोनिक मीन्स हमने इंसर्ट किए थे, रेशियो ऑफ द 7th and the n-1th हार्मोनिक मीन। 7th हार्मोनिक मीन को बेटा इस तरीके से अगर हम मान लें 1/h7 और n-1th हार्मोनिक मीन को बेटा हम मान लें 1/hn-1 इस तरीके से मान, ठीक है ना? तो 7th हार्मोनिक मीन जो होगा वो ये वाला, मतलब सॉरी ये 7th अरिथमेटिक मीन हो गया इसके लिए, तो ये 7th अरिथमेटिक मीन हो गया। 7th हार्मोनिक मीन इज h7 एंड n-1th हार्मोनिक मीन इज hn-1। तो आपको बोला जा रहा है रेशियो ऑफ द 7th हार्मोनिक मीन दैट इज h7 डिवाइडेड बाय n-1th harmonic mean that is hn-1. This ratio is equal to 9/5. This ratio is equal to 9/5.
ठीक है। अब आप एक बेटा चीज सोच के देखो कि अगर पहला टर्म 1, अगर बीच में n अरिथमेटिक मींस इंसर्ट मैंने कर दी, मतलब कि ये वाला जो टर्म होगा इस पूरी की पूरे सीरीज में, इस पूरे के पूरे एपी में आप क्या बोल सकते हैं बेटा, इस पूरे के पूरे एपी में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो ये n टर्म्स 1 और 2, तो इसमें मैं बोल सकता हूं दैट in this complete AP we have n plus 2 terms। तो अगर बेटा मैं ये बोलूं कि an plus 2 will be equal to, बोलो क्या होगा, an plus 2 बोलो क्या होगा, इक्वल a plus n plus 2 minus 1 times d, यही होगा। an plus 2 जो होगा this will be equal to a plus n plus 2 minus 1 into d, जहां पे फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 दिया हुआ है प्लस n plus 1 times, कॉमन डिफरेंस मुझे पता नहीं है, एंड a n plus 2 this is 31, तो यहां से बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, 30 is equal to n plus 1 times कॉमन डिफरेंस, 30 is equal to n plus 1 times कॉमन डिफरेंस। एक रिलेशन तो मेरे पास ये आ चुका है। यहां से देखो, यहां से बेटा h7 है, ये hn minus 1 है, ठीक है ना। अगर बेटा मैं इसको ऐसा लिख लूं, कि 1 by hn minus 1 डिवाइडेड बाय 1 by h7, अगर मान लो मैं इसको ऐसा बोलूं तो ये h7 घूम के ऊपर आ जाएगा, तो लिखा तो यही हुआ, h7 घूम के ऊपर आ जाएगा, लिखा तो यही हुआ है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 9/5 के बराबर है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 9/5 के बराबर। अच्छा 1 by hn minus 1 जो हो, 1 by hn minus 1 जो होगा, बोलो ये कौन से नंबर का टर्म होगा, अगर ये टोटल n plus 2 टर्म्स, अगर ये बेटा टोटल n plus 2 टर्म्स है, तो this will be my nth टर्म, तो बोलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a plus n minus 1 into d अपॉन 7th वाला बेटा जो है, ये 7th वाला टर्म, ये इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा, 8वां टर्म होगा, तो this will be equal to a plus 7d, 8वां टर्म है तो a plus 7d, this shall be equal to 9/5, जैसे हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 plus 5nd डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, 5 plus 5nd minus 5d should be equal to, minus 5d should be equal to 9 plus 63d, 9 plus 63d मैंने बेटा डायरेक्टली लिखा है, ठीक है। तो यहां से बोलो अपने पास बेटा कितना आ जाएगा, 5nd should be equal to 9 में से 5 गया 4 बचा, प्लस ये 5d उधर जाके जुड़ गया तो 68d आ गया। 5nd की बेटा मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4 plus 68d, 5nd की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4 plus 68d, ठीक है ना। कैलकुलेशन मेरे ख्याल से मैंने ठीक किया, 5nd is equals to 4 plus 68d, करेक्ट। अच्छा यहां से देखो बेटा 30 is equal to nd plus d, 30 is equal to nd plus d, अगर मान लो इस पूरे को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे बेटा कितना आ जाएगा, 150 will be equal to 5nd plus 5d, और 150 will be equal to, ये जो 5nd है बेटा इसके बदले ये लिख लेते हैं 4 plus 68d plus 5d, तो 150 में से 4 गया तो बेटा मेरे पास बचा 146, एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 73d। तो यहां से बच्चों अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी 2, कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना आ जाएगा 2। एक बार बेटा कॉमन डिफरेंस मेरे पास 2 आ गया तो 30 is equals to n plus 1 times 2, तो 15 is equals to n plus 1, या n की वैल्यू आ गई 14, इसका मतलब इस पूरे के पूरे HP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 14, व्हिच इज ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के हम एंड पे पहुंच चुके हैं, एंड आई बिलीव आपको बेटा आज का लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। होमवर्क के क्वेश्चंस को जरूर आप बेटा सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। HP के कंसेप्ट में या हार्मोनिक मीन के कंसेप्ट में अगर कोई भी डाउट आता है तब भी आप मुझसे पर्सनली उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका परफेक्शन आएगा, अदरवाइज वो चीज नहीं आ सकती। ठीक है, तो बेटा अभी जब तक हमारा अगला लेक्चर नहीं आता तब तक बढ़िया से आपने पिछला जितना भी पढ़ा हुआ है उन सारी की सारी चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल आई बिलीव आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, एंड डू शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनकी पढ़ाई अभी इस लॉकडाउन में या इस कोरोना के पीरियड में बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही, सो दैट कि हम उनकी भी मदद कर पाएं, मैक्सिमम लोगों तक बेटा हम अपनी रीच बना पाएं, सो दैट कि सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाए। जब तक हमारा अगला वीडियो नहीं आता तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।